नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान सामने आए मऊ कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को अब अलर्ट कर दिया है। दरअसल उसी मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है और महू पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। हमूद पर करीब 25 साल पुरानी चिटफंड ठगी का गंभीर आरोप है। व्यापारियों से लेकर के नौकरी पेशा लोगों और यहां तक कि कई फौजी परिवार भी लाखों रुपए गवा बैठे थे। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली धमाके में क्योंकि मऊ कनेक्शन सामने आया था और मऊ कनेक्शन में ही आपने देखा कि कैसे दिल्ली धमाके की जांच मऊ तक पहुंच गई। दरअसल बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक के भाई हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है और उसी का मऊ से यह कनेक्शन सामने आ रहा था। मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे। और वो भी वहाँ पे गाचीबोली कल्की के एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापार संपादित कर रहे थे। तो वहीं वाराणसी में गुलाबखली स्मृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित स्वर्गीय कमला प्रसाद मिश्र स्मारक विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। ये कार्यक्रम महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में संपन्न हुआ, जहां कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी, पूर्व सांसद राजेश मिश्र और स्वामी अच्युतानंद तीर्थ समेत कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हुए। माहौल पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी चर्चाओं से भरा रहा। तो ये तस्वीरें हम आपको गुलाबखली गोष्ठी की दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वाराणसी में स्मारक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी भी पहुंचे हुए थे। और साथ ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे भी यहां पर चर्चा किए गए और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। तो ये वाराणसी की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर गुलाबखली स्मृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित स्वर्गीय कमला प्रसाद मिश्र स्मारक विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। ये कार्यक्रम महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में संपन्न हुआ, जहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी, पूर्व सांसद राजेश मिश्र और स्वामी अच्युतानंद तीर्थ समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने से जुड़ा हुआ एक संस्मरण आप लोग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बातें माता पिता को लेके, उनके सम्मान को लेके, उनकी पूजा करने को लेके जितनी भी बात कही जाए वो सारी की सारी बातें कम है। मेरी माँ की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। मुझे याद है वो 36-37 साल की रही होंगी जब उनकी मृत्यु हो गई। और आज कभी कभी मैं अकेले बैठता हूँ, सोचता हूँ अपनी माँ के बारे में, तो मुझे लगता है कि भगवान ने हम लोगों को मौका नहीं दिया उनकी सेवा करने का, क्योंकि हम लोग आज उस मुकाम पे थे जब हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। मेरे पिताजी बनारस रहते हैं, यहाँ से जाना बहुत दशाश्वमेध रहते हैं, यहाँ से बहुत जाना कहीं पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि काशीवास का उनका जो आनंद है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग अक्सर उनको याद करते हैं। मैं कई बार उनको कहता हूँ कि आइए, क्योंकि दिल्ली में आजकल अकेले ही रह रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि आप आएंगे तो चला हम दोनों बाप बेटे जो है मिल खूब बातें जो है शेयर करेंगे। लेकिन कहते हैं कि बनारस में जौन आनंद न हो तोरे के आनंद हो नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शाजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य वितरण की व्यवस्था बिगड़ने पर किसानों का गुस्सा सड़क पर ही फूट पड़ा
ऑनलाइन टोकन समय पर न जारी होने को लेकर के कई दिनों से खाद न मिलने के चलते किसानों ने टंकी चौराहे की सोसाइटी में जमकर के हंगामा काटा। हालात इतने बिगड़ गए कि किसानों और समिति कर्मचारियों के बीच झूमा झटकी हो गई और नाराज किसानों ने शहरी हाईवे पर चक्का जाम तक कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम ने किसानों को समझा करके जाम खुलवाया और तुरंत ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था शुरू करवाई। किसानों का यह कहना है कि बाजार में खाद आसानी से मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी में कई दिनों से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप ये भी लगाया है कि किसानों को आंदोलन करने के बाद ही खाद मिलता है। अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल की समस्या थी, जिसे कि अब ठीक कर दिया गया है और 3 वितरण केंद्रों पर POS मशीन लगा करके खाद वितरण फिर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट में टोकन सिस्टम लागू किया गया। टोकन सिस्टम के माध्यम से किसान बाहर ऑनलाइन 100 रुपए के टोकन बना रहा है। वो 100 रुपए का टोकन बनाने के बाद जब वो खाद लेने जाता है, खाद नहीं मिलती है, पुनः उसको 100 रुपए का एक नया टोकन बनाना पड़ता है। ये इस प्रकार के पंजीयन हो रहे हैं। DAP लिख के दी जा रही है, उसमें यूरिया की एक थैली भी लिख के नहीं दी जा रही है किसान को। दोस्तों, आज किसानों ने आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आज किसानों ने आंदोलन किया। 5 मिनट पहले तक पंजीयन नहीं चल रहा था। अब 5 मिनट में किसानों के आंदोलन से ऑनलाइन सिस्टम कहां से चालू हो गया। ऑफलाइन खाद जब अभी दी जा सकती है, आंदोलन के बाद दी जा सकती है, तो ये ऑफलाइन खाद पहले भी दी जा सकती थी। इस प्रकार मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, आप आपकी ताकत बुलंदी के साथ उठाओगे तो सरकार का ये रवैया आपको मिलेगा। आज आपने आपकी आवाज उठाई तो बिना ऑफलाइन आपको खाद मिलना शुरू हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम लखन सिंह गुजर है। मैं पेशे से किसान हूँ और लगातार 3 दिन से मेरा टोकन जनरेट करने के बाद में मैं लगातार खाद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। वही खाद यदि मैं मार्केट में कहीं जाता हूँ, दूसरी जगह लेकर उनके पास, तो 400 साढ़े 400 रुपए बोरी मिलती है और आज भी मिल रही है। हम किसान हैं, हमारा ब्यौरा सरकार के पास है, पटवारी के पास है, तहसील में ब्यौरा है, ग्राम पंचायत सचिव के पास में है। तो ये जो किसान है गाँव से अपना खेतों में पानी न देते हुए दिन भर अपनी मोटर बंद करके यहाँ आके खाद लाइन में लगे, सरकार ये व्यवस्था गांव में क्यों नहीं करवाती है। मान लो किसान है तो वहाँ पे खाद क्यों नहीं पहुँचता है, ये सिटी में ही खाद क्यों पहुँचता है। किसान ट्रेवल करके यहाँ पे आता है और यहाँ से किराया भाड़ा देके वो बोरी वापस गाँव में लेके जाता है और दिन भर यहाँ परेशान होता है भूखे प्यासे। इसके लिए कलेक्टर मैडम और SDM मैडम को सोचना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गाँव स्तर पे खाद पहुँचे। खाद की बहुत बड़ी समस्या है। ये बोलते हैं कि टोकन बना के लाओ, टोकन बनाते 20 बीघा की पावती देते हैं, उस पर 1 बोरी देते हैं। उस पे बोलते हैं कि 1 बोरी चढ़ाई है आपकी नौकरी की पटवारी जी ने। तो ये हमें थोड़ी पता है कि 20 बीघा, तो हमें तो 20 बोरी चाहिए नहीं, इन लोगों को 1 बोरी मिलेगी। आपको लेना हो तो लो, टोकन नहीं तो मत लो। तो 50 रुपए 1 बोरी पे उनको देना पड़ता है। तो ये टोकन वाले को, टोकन कहाँ बन रहे हैं? वो ऑनलाइन वाले ने। हाँ, तो वो बोलते हैं, जब कि आज साइट चल रही है, 3 दिन से रेक लगा, जब से साइट बंद बोल दी कि साइट नहीं चल रही है। जबकि 1 बोरी पे 300 रुपए तो सोसाइटी में 350 देना और 50 रुपए का टोकन का लगता है, तो बोरी 350 का समथिंग पड़ जाती है हमें। तो रेट कहीं तो नहीं ज्यादा ले रहे हैं। आए थे सर, हम 5 दिन से आ रहे हैं। ठीक है, 5 दिन से आते हैं, हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सर्वे डाउन है, कभी बोलते हैं कि सर्वे नहीं चल रही है, कभी बोलते हैं कि सर नहीं है। और इनका ये है कि खोलने का समय है 10 बजे का और ये खोलते हैं 12 बजे 1 बजे आकर खोलते हैं। तो हमने इनसे यही मांग की कि भैया हमें ये बिना टोकन से खातर चाहिए। हम आपको पावती चाहिए, पावती दे रहे हैं, पावती से हमको खातर चाहिए या फिर आधार कार्ड से चाहिए। हमें इसलिए खातर नहीं मिल रहा था, हम 5 दिन से परेशान हो रहे थे, हमने रोड जाम किया। इसीलिए अभी मैडम ने बोला है कि बोले हम दिलवाएंगे खातर, देखते हैं अब क्या होता है। अभी टंकी चौराहे पे कुछ किसानों के द्वारा जो है वो वहाँ पे रोड को रोका गया था और जब हमारे द्वारा वहाँ पे जाके उनसे चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन से खाद के पोर्टल ना चलने के कारण खाद ना मिलने की समस्या आ रही है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा जो विपणन अधिकारी हैं उनको बुलाकर समक्ष में उक्त के संबंध में निराकरण किया गया है और POS मशीन के माध्यम से 3 अलग अलग वितरण केंद्रों पर POS मशीन लगाई गई है और उन पे स्टॉक चढ़ा के जो है वो किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था जो है वो की गई है। और हमारे द्वारा भोपाल भी बात की जा रही है कि पोर्टल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, जिससे कि टोकन जो व्यवस्था है वो पुनः सुचारू रूप से चल सके। तो बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद से आरजेडी ने हार के कारणों की समीक्षा की है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई,
जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कई आरजेडी के चुने हुए विधायक शामिल हुए। बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में लालू यादव ने कहा कि पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। तेजस्वी यादव ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होंगे और भविष्य में भी पार्टी के सभी कार्यभार संभालेंगे। लालू यादव ने पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह और हार के बीच ये बड़ा बयान देकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अपनी मुहर लगा दी है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में, इंक्लूडिंग जो नवनिर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया है। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदयन नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। चूंकि धरातल पर जो हालात था, उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा है। हम लोगों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, मैं विधानमंडल का, और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। तरीके से हार उसको लेकर कुछ बातचीत हुई सर? वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग, तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। तो वहीं बिहार में चुनावी परिणाम के बाद से आरजेडी के सामने राजनीतिक संकट से लेकर के पारिवारिक संकट तक है। रोहिणी के बयान के बाद से लालू यादव की बाकी 3 बेटियां भी दिल्ली आ चुकी हैं और लालू यादव की 3 बेटियां दिल्ली में मीशा भारती के आवास पर हैं। मीशा भारती के आवास से संवाददाता कनिका कटियार की ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी परिणाम के बाद आरजेडी के लिए राजनीतिक संकट तो बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो है पारिवारिक संकट भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल बिहार के चुनावी परिणाम के बाद जो है रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है और लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनका एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास लेती हैं, इसके अलावा परिवार को भी छोड़ती हैं। जिसके बाद लगातार जो है अब लालू प्रसाद यादव की फैमिली जो है वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है और राजनीतिक गलियारों में अब परिवारवाद को लेकर जो है चर्चा बढ़ रही है। परिवार में किस तरह का विवाद चल रहा है उसको लेकर भी लगातार जो है खबरें देखने को मिल रही हैं। रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी भी डोनेट की थी, उसके बाद जो है वो अब से 2 दिन पहले जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो परिवार पर एक एलिगेशन लगाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि संजय यादव, जो कि मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि किस तरह से जयचंद बन के वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और जब रोहिणी आचार्य ने चुनावी नतीजों के बाद ये सवाल पूछा तो किस तरह से तेजस्वी यादव ने उनके साथ बर्ताव किया और उनको चप्पल मार के घर से बाहर निकालने का बड़ा आरोप जो है वो रोहिणी ने लगाया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनके घर के बाहर है। ये पंडारा पार्क पे उनका घर है, C137, जिसपे मीसा भारती को अलॉट है। इसी घर में जो है लालू प्रसाद यादव जब आते हैं दिल्ली या तेजस्वी यादव आते हैं तो यहीं पे रुका करते हैं। तो बिहार में आए नतीजों के बाद से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से हमारे संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है तारिक अनवर ने। बात एक और अगर हम बात करें तो एनडीए अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो लगातार अब मंथन कर रही हैं कि आखिरकार बिहार में
क्यों हार हुई? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आप लोग जिस तरह से बिहार की हार हुई, समीक्षा बैठक आप लोगों ने भी की है, आज आरजेडी भी बैठक कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह का चुनाव नहीं हुआ और साफ तौर पे आप लोग चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि कुछ कमियां उनके अंदर भी हैं जिसके चलते वो चुनाव हार गए? नहीं, हम लोग को एक तरह से कहा जाए कि दोहरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का रोल तो ठीक नहीं था, ये तो सब लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, काफ़ी लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना की गई और इलेक्शन कमीशन ने उसमें कोई दखल नहीं दिया। जब एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो किसी तरह की इस तरह की स्कीम जो पार्टिकुलर वर्ग को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा होता नहीं है। कई बार पहले भी ऐसा हुआ था तो कई स्टेट्स में इसको रोक दिया गया था ड्यूरिंग इलेक्शन। तो लेकिन बिहार में इलेक्शन के दिन तक ये सिलसिला जारी रहा है, तो ये तो देखना पड़ेगा। इस तरह का फेवर हमको नहीं लगता है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने कभी किया है। और जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है, उसमें भी जिस तरह का हेरा फेरी हुई है उसको देखना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि 90% का स्ट्राइक रेट कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल ये एक तरफा मामला हो गया है। तो इसलिए हम लोग उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर एक्सरसाइज करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। दूसरा ये बात भी सही है कि हमको अपने कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारा जो पार्टी का जो उस समय इलेक्शन के समय जो हम लोगों ने काम किया, उसको भी देखना पड़ेगा। उसमें कहाँ कमी रह गई, हमारे कैंपेन में कहाँ कमी रह गई है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहाँ कमी रही है, वो भी देखना पड़ेगा। तो दोनों पहलू देखना पड़ेगा, एक तो इलेक्शन कमीशन का रोल, दूसरा अपने पार्टी स्ट्रक्चर और हमारा कैंपेन। वो सारी चीज़ों को देखकर तभी हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सर, जिस तरह से बिहार के चुनावी परिणाम सामने आए हैं, अब लालू परिवार में तरह तरह की बातें हो रही हैं। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनने एक बड़ा एलिगेशन जो है लालू फैमिली पे लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, और अब इसको लेकर तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अफसोसनाक है, परिवार के अंदर इस तरह का अंतर्द्वंद कभी ठीक नहीं होता है। इससे परिवार तो को नुकसान होता ही है। और ख़ास तौर पर एक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के परिवार में अगर इस तरह की कोई टूट होती है तो उसका नुकसान होता है, उनके इमेज पर, उनके कार्यशैली पर, सब चीज़ पर क्वेश्चन लगता है, प्रश्न लगता है। तो मेरा ख्याल है कि हालांकि ये अंदरूनी मामला है, किसी भी परिवार में ऐसा हो सकता है, तो ये उनका अंदरूनी मामला, आपस में बैठकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। मेरी तो यही राय होगी। तो बिहार के नतीजों के बाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि जो नतीजे बिहार के आए हैं वो स्वीकार्य नहीं। देखो, ऐसा ये बेसलेस कांग्रेस के ब्रेनलेस बेवकूफ़ों की प्रॉब्लम क्या है कि वो आज भी नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार तो बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो है वो देश की जनता उनको जो है वो बार बार क्यों रिजेक्ट कर रही है। फिर भी इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ी करते रहेंगे तो और उनका सुपड़ा साफ होगा। वहीं लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है, बेटियां जो हैं घर छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। देखो, ख़ानदानी सियासत की जो खंडित विरासत है उस पर तो हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो है वो उनका परिवार ही पार्टी रहता था और हमारे लिए जो है वो पार्टी ही हमारा परिवार है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क रहा है और इसीलिए जो है वो आप जैसे ही जो है वो एक जनता जो है वो झटका देती है तो इनके परिवार में झटके पे झटका दिखाई पड़ता है। 20 तारीख को 20 नवंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है, पीएम भी शामिल होने वाले हैं। क्या इस बार कोई महिला भी डिप्टी सीएम की रेस? देखिए, जनता ने जनादेश दिया है तो सरकार बनेगी, शपथ भी होगा। महिला को जगह मिल सकती है, शीर्ष वैकेंसी जो है डिप्टी सीएम। लेट्स वेट एंड वॉच ना, देखिएगा किसको जगह मिलेगी, किसको। थैंक यू।
धन्यवाद। तो देखिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। तो हाथरस में सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। तालाब चौराहा ओवरब्रिज पर घंटों लंबा जाम लगा रहा और इस दौरान लोग घंटों तक फंसे रहे। जाम सिर्फ एक जगह नहीं, पंजाबी मार्केट, तालाब चौराहा, सासनी गेट चौराहा, कई पॉइंट्स पर वाहन रेंगते हुए भी नजर आए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और ऑफिस जाने वाले लोग सब परेशान रहे। लोगों ने आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद ही नहीं थी। किसी भी पॉइंट पर सुचारू डाइवर्जन या रूट मैनेजमेंट नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से जाम लगातार बढ़ता ही चला गया। भीड़ बढ़ने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लग चुका था। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है, क्योंकि शहर में जाम हर दिन की समस्या बनता जा रहा है। हाथरस में आज ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक पुलिस की पोल खुलती हुई नजर आई। शहर में तमाम जगह जैसे तालाब चौराहे का ओवरब्रिज हो, पंजाबी मार्केट हो, वो अन्य जगह घंटों जाम लगा रहा और वहीं जाम की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार ट्रैफिक पुलिस करती क्या है, क्यों घंटों जाम लगा रहा? तो शाहीन अफरीदी के घर डिनर कर बीमार पड़े श्रीलंकाई क्रिकेटर कप्तान चरित असलंका और गेंदबाज असीता फर्नांडो बीमार पड़ गए। असलंका और असीता फर्नांडो श्रीलंका वापस लौटेंगे। श्रीलंका बोर्ड ने कहा कि दोनों का श्रीलंका में ही इलाज होगा। श्रीलंकाई क्रिकेटर्स पाकिस्तान के दौरे पर थे, जिस दौरान ये डिनर बुलाई गई थी शाहिद अफरीदी के घर पर, लेकिन 2 क्रिकेटर्स बताए जा रहे हैं जो कि बीमार पड़ गए इस डिनर के बाद, जिसके बाद श्रीलंका अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। यूपी के श्रावस्ती में आकाश नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पथरी के ऑपरेशन के लिए लाई गई महिला को ऑपरेशन के वक्त 10 जगह गलत तरीके से काट दिया गया और गलत तरीके से टाके तक लगा दिए। महिला की हालत अचानक से बिगड़ने के बाद से पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले ही आकाश नर्सिंग होम को बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों पर खरा न उतरने की वजह से सील किया गया था, लेकिन इस अस्पताल को फिर से खोल दिया गया। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वही महिला के परिजन अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। 27,000 रुपया इन्होंने पहले लिया, उसके बाद में कहीं की और खर्चा पड़ेगा तो इनको 55,000 रुपया हमने दिया था। 27 दिन हुआ सब जोड़ करके बहराइच को यहाँ मिला करके। स्थिति उनकी यह है कि उनकी पूरी शरीर में सड़न पैदा हो गया, इसी वजह से उनकी दोनों मवाद आने लगी। हमारी मम्मी को मतलब पथरी का ऑपरेशन करवाया था आकाश नर्सिंग होम में। उन्होंने 10 दिन की एडमिट कराई, उसके बाद में 5 दिन के लिए भेज दिया टाका कटवाने के लिए। उसके बाद में जब आए हम लोग तो बताया कि गंदगी हो गया, बहराइच एडमिट मतलब ले चलो, साफ करवा के सर्जन को दिखा के लेके चले आएंगे। उसके बाद में जब हम लोग ले गए वहाँ पे 3 दिन के एडमिट बताया, फिर से ऑपरेशन करवाया, पूरे पेट का ऑपरेशन करवा दे। उसके बाद में जब हम लोग बोले तो और हम लोग को बोले कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ठीक हो जाएगा, और उतने दिन से गंभीर हालत में वो है। एक पेशेंट इमरजेंसी में लाई गई थी 12:50 के लगभग आज सुबह, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी बहराइच में। वहाँ से उनको भेज दिया गया कि आप ले जाइए घर, या जो भी उनको बताया गया है। तो फिर वो हमारे यहाँ लेके आए और उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, सीरियस कंडीशन है। उनको 2 बार ऑपरेशन हो चुका था पहले। ऑपरेशन के बाद में पूरा पेट में इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि वो उनकी कंडीशन नाजुक स्थिति लग रही है। सर्जन साहब ने देखा है, जो हमारे यहाँ के सर्जन है, उन्होंने तो कानपुर नगर में करीब 165 करोड़ की लागत से शुरू की गई सीएम ग्रिड यानी कि मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना अब सवालों के घेरे में है। क्षेत्र में सांसद के दौरे के दौरान लोगों ने रोड निर्माण कार्य पर खुलकर आरोप लगाए। लोगों ने निर्माण कार्य में लगी कंपनियों पर घटिया और मानक विहीन निर्माण करने का आरोप लगाया। सांसद की शिकायत और आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के बाद से अब नगर निगम के अफसरों की कार्यशैली कटघरे में है। निर्माण में मानकों की अनदेखी, धीमी गति और कंपनियों की मनमानी से सरकार की साख पर भी असर पड़ रहा है। अब पूरी योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। देखिए, सीएम ग्रिड की जो भी रोडें बन रही हैं, सीएम ग्रिड की ये विकास की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें हमारी प्राथमिकता है कि इन सड़कों की क्वालिटी मेंटेन हो। लेकिन क्षेत्रवासियों द्वारा मुझे जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं
वहाँ शिकायतें मिल रही हैं और मैंने स्वयं भी पाया है कि जो काम जिस स्तर का होना चाहिए सीएम ग्रेड में, उस स्तर का काम नहीं किया जा रहा ठेके द्वारा। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक शिकायत की है और मैं चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बने और वो कमेटी जांच करे कि क्या गुणवत्ता जो दिखाई जा रही है, जिस गुणवत्ता के आधार पर जो ठेके अलाट किए। देखिए, इसमें आईआईटी कानपुर जो है उसको एक थर्ड पार्टी के लिए हमने चेकिंग के लिए रखा गया है और समय समय पर उनकी तरफ से इसमें इंस्पेक्शन की जाती है और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है उनको हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसमें कार्यवाही करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऑब्जेक्शंस निकाली हैं। एक बैठक भी हुई है जो कि कुछ दिनों पहले हुई है, जिसके अंदर मोस्टली जो सुविधाएं हैं वो एयर पोल्यूशन और बैरिकेडिंग और नागरिक सुविधाओं के बारे में बताया गया है, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। इससे पहले भी जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं उस पर कार्यवाही की गई है। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत तकरीबन 164 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जिससे कानपुर का सौंदर्यीकरण हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने अपना मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने इस पूरे कार्य को मानक विहीन बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर नगर आयुक्त ने भी जाँच के आदेश जो है वो दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरीके की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आखिर वो कौन लोग हैं जो पलीता लगा रहे हैं और उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई देखी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की काट के लिए अब यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी विजन इंडिया लेकर आई है। क्या है सपा का ये विजन इंडिया और कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को ये मिशन जीत दिलाएगा, इस पर हमारे संवाददाता अरशलान समधी ने सपा के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की योगी सरकार पिछले विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई। अब इसकी काट के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी विजन इंडिया की बात कर रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उप सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक आर.के. वर्मा जी हैं। सर, विजन डॉक्यूमेंट की तो बात योगी सरकार कर रही है, आप विजन इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने मानसून सत्र में देखा होगा कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी और उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने 2022 के चुनाव में उन्होंने 2027 तक का जनादेश दिया। आपको विजन डॉक्यूमेंट पेश करना था तो आप 27 तक क्या दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आम आवाम को क्या दे रहे हैं, आपको ये पेश करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सपने दिखाने का काम किया कि 2047 में हम पूरा करेंगे और 2047 में कितने लोग बचेंगे देखने के लिए, इसकी जवाबदेही उनके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो विजन इंडिया की बात करी है, आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक असहिष्णुता का माहौल खड़ा करके रखा है। नई पीढ़ियों को असहिष्णु बनाने का कार्य कर रही है। और जो दूसरी बात जो कही गई कि जो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये है विजन इंडिया। ये है विजन इंडिया। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 51A से आप समझ सकते हैं, ये हमारे देश के नागरिकों का ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही हमारा जो है विजन है। और हम इस देश में जो हमने कहा कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो काम किया गया, जो जातियों के नाम पर एक दूरी पैदा करने का काम किया गया, और जो सरकार की पॉलिसी है कि आप देख रहे होंगे कि देश जब से मोदी जी के हाथों में गया है, जब कोविड का काल चल रहा था और पूरी दुनिया के सभी उद्योगपतियों की आमदनी घट रही थी और उस समय भारत के उद्योगपतियों की आमदनी कई गुना ज़्यादा बढ़ी थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश, इस देश को चलाने का काम उद्योगपति कर रहे हैं। और भारत सरकार की, मतलब मोदी सरकार की एक एक योजनाएं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। सरकारी संपत्तियों के नाम पर, विभिन्न योजनाओं के नाम पर केवल उन्हें फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए विधायक जी। तो ये विधायक आर.के. वर्मा जी को आप सुन रहे थे, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ न्यूज इंडिया के लिए अरसलान।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।